नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। देश के चुनाव हुए हैं, 543 पर फैसला हुआ है, लेकिन इन नतीजों का जो मर्म है, इन नतीजों का जो लब्बो-लुबाब है, वो आकर टिक गया है बिहार में। जी हां, क्योंकि 240 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी आ तो गई है, लेकिन बहुमत से 32 दूर। और ऐसे में 240 सीटों को बहुमत तक ले जाने का दारोमदार जो है वो किस पर टिका हुआ है? उन एनडीए सहयोगियों पर, जिनको बहुत ज्यादा अहमियत भारतीय जनता पार्टी पहले तो नहीं देती थी, लेकिन अब शायद उन्हें पहले से कहीं ज्यादा सम्मान, इज्जत और अहमियत देनी पड़ेगी। राजनीति में सम्मान, इज्जत और अहमियत का क्या अर्थ होता है, यह आप बखूबी जानते हैं। वो पास बुलाने, बिठाकर चाय पिलाने से ही बात नहीं बनती है। यहाँ ट्रांजैक्शन होते हैं। तो जाहिर है, ऐसे में जो भी 240 को 272 में तब्दील करेगा, वो असली लाभार्थी होगा। कौन लोग हैं, अभी तक आप बखूबी जान गए हैं। बिहार से बाहर एक, बिहार में दो। बिहार से बाहर चंद्रबाबू नायडू। दशकों के बाद वापसी, राजनीति में उस मुख्य धारा को फिर से पकड़ लिया है उन्होंने, जिसको लेकर वो वाजपेयी के जमाने में चले थे और साइबराबाद के सुल्तान कहे जाने लगे थे। हैदराबाद को साइबराबाद कहा जाता था और टेक्नोलॉजी को लेकर के इतना ज़्यादा उनकी पहचान बनी थी कि वो एनडीए सरकार के सबसे प्रमुख लोगों में से एक, जो वाजपेयी जी के ज़माने में चला करती थी, अपने आप को टेक्नोक्रेट चीफ मिनिस्टर कहते थे और कहते हैं कि उन्होंने हैदराबाद और पूरे आंध्र प्रदेश को चमका दिया। आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो चुका है। जगन मोहन से चुनाव लड़ा गया और जगन मोहन रेड्डी को हराकर आज की तारीख में वो न केवल राज्य में सरकार बना रहे हैं, बल्कि केंद्र में जो सरकार बनने जा रही है मोदी जी की या फिर किसी और की, उन दोनों सरकारों को अगर बनना है तो चंद्रबाबू नायडू के 16 लोकसभा सांसद उन्हें चाहिए होंगे। ये तो हो गई बिहार से बाहर उस व्यक्ति की बात, जो कि आज की तारीख में तय करेंगे कि मोदी जी की सरकार बनती है कि नहीं बनती है। बिहार के भीतर आ जाइए। बिहार के भीतर दो चेहरे जो परस्पर एक दूसरे से हाल हाल तक टकराते रहे थे, जो सीधे तौर पर बीजेपी से जुड़े हुए थे भी नहीं भी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान। नीतीश कुमार की बात पहले 12 सीट, मात्र 12 सीट लड़े थे, 16 पाए 12। 12 सीट हो सकता है एक दो आगे पीछे हो, लेकिन सिर्फ 12 सीटों पर आज की तारीख में यह व्यक्ति ऐसी जगह पर जाकर बैठ गया है जो तय करेगा कि 240 सीटों वाली जो पार्टी है बीजेपी, उसका भविष्य क्या होता है, या फिर 100 सीटों वाली पार्टी जो है कांग्रेस, उसका भविष्य क्या होता है। मात्र 12 सीटों वाली पार्टी जेडीयू। नीतीश कुमार की ताउम्र ये राजनीति रही है, खास तौर पर जब से वो बिहार में अपनी पार्टी चला रहे हैं, कि वो दूसरे की ताकत को अपनी ताकत बना लेते हैं। दूसरे की ताकत को अपनी ताकत बना करके उसका बखूबी इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर लेते हैं। जब कभी भी वो मुख्यमंत्री बने बिहार में, तो वो भारतीय जनता पार्टी के दम पर या राष्ट्रीय जनता दल के दम पर। उनके सहयोगी लगातार बदलते रहे, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने रहे, आज भी हैं। 2020 में उन्हें एक झटका लगा। उनकी सीटों पर कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि एक प्लॉटिंग हुई और साजिश के तहत चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के कारिंदे उन्हीं के खिलाफ खड़े किए, उनके खिलाफ नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे थे। आखिरकार ऐसा क्यों किया? क्या यह भारतीय जनता पार्टी का गणित था? आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन जहां वो 75 सीटें जीता करते थे,
बड़े भाई की भूमिका में रहा करते थे बीजेपी के समानांतर, अचानक से उनकी संख्या 40-42 में आ गई, 30-35 सीटें घट गई और नतीजा ये हुआ कि वो जो दोयम दर्जे की सहभागिता उनको मिलती रही, उसके बाद उससे वो कभी रिकवर नहीं कर पाए, चले गए फिर से आरजेडी की तरफ, लौट करके फिर से आना पड़ा और ये कश्मकश में जिंदगी चल रही थी। विचार ये आया कि दोबारा से चुनाव में चल लिया जाए, दोबारा से चुनाव में चले ताकि अपनी सीट संख्या को अपने सहयोगी के दम पर ही सही बढ़ा लें। लेकिन कोई सहयोगी तैयार नहीं हुए, न राष्ट्रीय जनता दल जिनको इसी बात पर छोड़कर आ गए, न भारतीय जनता पार्टी जिसका मुख्य फोकस लोकसभा चुनाव था। अब शायद अपनी बात मनवाने में नीतीश कुमार सफल और सहज होंगे, पर बात मनवाने की ज़रूरत है क्या? भले ही वो 40-45 विधायकों वाली पार्टी चला रहे हैं, पर हकीकत तो ये भी है ना कि आखिरकार उनके बगैर केंद्र की सरकार भी तो नहीं चलेगी। तो ऐसे में बहुत हड़बड़ा कर बिहार में चुनाव कराने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। लिहाजा ये सरकार चल भी सकती है जिस तरह से चल रही है, और उनकी शर्तों पर आगे उसे बिहार में चलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ये भी तय है। और उनका बार्गेन अब केंद्र में क्या होगा, क्योंकि न्योता उन्हें कांग्रेस की तरफ से मिल रहा है, आइए डिप्टी पीएम बन जाइए, मुंह मांगी मंत्रालयों को प्राप्त कर लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के साथ बिहार में सरकार बना सकते हैं, हम उसके लिए बात करेंगे। अगर ये सब ठुकरा करके वो आते हैं तो फिर जाहिर है कि उसकी कीमत होगी जो केंद्र में मोदी जी से वो वसूल करेंगे। स्पेशल स्टेटस, मलाईदार मंत्रालय और क्या क्या। वो वादा कि आप हमें कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अगला चुनाव साथ लड़ेंगे और हमें मुख्यमंत्री बनाने का पहले से वादा कर देंगे, 2030 तक का इंश्योरेंस मुख्यमंत्री के तौर पर, तमाम बातें। इसीलिए ये चुनाव नतीजा किसी की भी हार जीत लेकर आया हो, नीतीश कुमार तो जीत ही जीत, पौ 12। आखिर में बात अब चिराग पासवान की। चिराग पासवान जिनका सब कुछ चला गया जब पार्टी टूटी, अकेले एक सांसद अपनी पार्टी के, लेकिन एक एक करके उन्होंने किस तरह से रीस्टैब्लिश किया और बड़े बड़े सुरमाओं को उन्होंने पछाड़ दिया, और आज की तारीख में सीधे प्रधानमंत्री से संवाद में है और प्रधानमंत्री उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर ताकि उनकी सरकार बन पाए। आप याद करें कि नीतीश कुमार जैसे स्थापित व्यक्ति को उन्होंने 75-77 सीटों वाली पार्टी को उन्होंने 40-42 पर ला दिया, और इस दर्द को नीतीश भूल नहीं पाए। आज उनकी स्थिति अगर कमज़ोर है, उन्हें कभी आरजेडी के पास कभी बीजेपी के पास जाना पड़ता है, तो उसकी एक वजह चिराग पासवान और वो 2020 का चिराग मॉडल है। उन्होंने एक जायंट किलर की भूमिका निभाई। नीतीश कुमार जैसे बड़े छवि वाले बड़े भाई बिहार में बीजेपी के कहे जाते थे, उन्हें छोटे से छोटा भाई बना दिया। दूसरी उपलब्धि, सभी सीटें चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी तुड़वा दी, उनका आरोप था, लेकिन उन्होंने कभी नाराजगी जाहिर नहीं की। जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ खड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी से कोई शिकायत नहीं की। उनकी पार्टी को संसद में अलग कर दिया गया, चाचा को मंत्री बना दिया गया, लेकिन अपनी कोशिशें वो जमीन पर जारी रखे हुए थे, और उसी का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी ने देर सवेर चुनाव से पहले इस बात को महसूस कर लिया, चाचा के साथ नहीं जाना है, और सारी की सारी 5 सीटें उन्होंने चिराग पासवान को दी, जो लोक जनशक्ति पार्टी को दी जानी थी, दूसरे जायंट किलर के तौर पर। क्योंकि इस बार केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जो उनके चाचा थे, वो उनके सामने धराशायी हो गए। न टिकट मिली, न ही कोई सम्मान मिला, न ही कोई वादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला। ये दोनों अचीवमेंट्स के बाद ये जीत आई है, जिसमें 5 सीटें मिली, 5 पर जीत हुई। और इन 5 पर जीत के बाद जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो एक ऐसी स्थिति में जहां पर भारतीय जनता पार्टी तो अपनी सीटें हार गई है, 330 से 240 हो गई है, लेकिन वो अपने 5 सीटों के साथ वर्तमान है। और ऐसे में अगर समर्थन चाहिए, जो कि वो देने के लिए तैयार है सहर्ष, तो उसकी कीमत भी होगी। वो कीमत क्या होने जा रही है? मुख्य तौर पर बिहार की राजनीति में
बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं चिराग पासवान, लेकिन केंद्र में उनके पिता मंत्री बनते थे और जब तक बिहार में कोई पोजीशन नहीं मिल जाता है, बिहार की राजनीति को करना और केंद्र की सत्ता संभालना एक पैटर्न है जो उनकी पार्टी के शीर्षस्थ नेता उनके पिता भी फॉलो करते थे। तो ऐसे में कौन सा मंत्रालय लेने जा रहे हैं चिराग पासवान, अगर वो समर्थन करते हैं तो। और एक दूसरी दृश्य की भी कल्पना कर लीजिए, चंद्रबाबू नायडू 16 सीट, 12 सीट नीतीश कुमार और 5 चिराग पासवान मिलकर बनाते हैं 33 सीटें। ये 33 सीटें अगर 240 में जुड़ती हैं तभी जाकर बीजेपी की बहुमत बनती है, कुछ और सीटें जोड़ ली जाएंगी, जाहिर है। लेकिन अगर ये 33 सीटें नहीं होती हैं और चली जाती हैं इंडिया ब्लॉक के पास, तो सोचिए क्या हो जाता है, सरकार किसकी बन जाती है। लिहाजा ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कि पूरी जो धुरी है अगले सरकार के गठन की, वो बिहार में आकर टिक गई है। और नीतीश कुमार और चिराग पासवान किस तरह से नेगोशिएशंस करते हैं, किस तरह से अपने फायदे को आकार देते हैं, नजरें आने वाले दिनों में इसी बात पर रहेंगी। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो, अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।